स्टूडेंट्स, टॉपिक 3.6 यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज बात करेंगे। अगर हम मूव करते हैं, कोई भी बॉडी मूव करती है, उसका डिस्टेंस चेंज होता है, टाइम लगता है, कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है, वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाता है। इस तमाम केसेस में हमें क्या पता चल सकता है, क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो ये बातें हमें न्यूटन ने बताई। अब हम चलते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरफ कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बुक आपने टेबल पे रखी हुई है, क्या वो अपनी जगह से हिलेगी? वो नहीं हिलेगी। तब तक नहीं हिलेगी जब तक आप खुद उठा के उसको अपने बैग में नहीं डालोगे, कहीं पे कैरी नहीं करोगे, बेड पे नहीं लेके जाओगे। तो वो चीजें जो रेस्ट पे हैं, बेजान हैं, वो अपनी हालत नहीं बदलती। इसी तरह से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो मूव करती ही जाएगी तब तक जब तक हम खुद से उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई ना की जाए। एक गाड़ी है जिसको स्टार्ट किया, सबसे पहले तो वो रेस्ट में थी, सारी रात वो गैराज में खड़ी रही। अब क्या हुआ, जब हमने उसको स्टार्ट किया तब वो चलना शुरू हुई। पहली चीज कि अब वो रेस्ट से मूविंग कंडीशन में आ रही। फिर क्या हुआ, वो मूव करती रही, वो मूव करती रहेगी। अगर आपको कहीं पे स्टॉप करना है, ब्रेक लगानी है, उसको बंद करना है, आपको खुद से फोर्स लगानी है, तब वो अपनी स्टेट चेंज करेगी। और अगर आपने उसको बंद किया है तो वो रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगी। तो यही चीज कि हर बॉडी अपनी रेस्टिंग कंडीशन को, या अगर वो मूव कर रही है तो उसको कंटिन्यू रखती है तब तक जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। अब ये जो बॉडी की अपनी एक कुव्वत होती है, हर बॉडी की कोई ना कोई खुसूसियत होती है। अब ये खुसूसियत हर बॉडी में है कि अगर आप उस पे एक हद तक फोर्स लगाओगे, वो अपने ऊपर लगने वाली फोर्सेस को अपोज कर देगी, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आपने उसकी हालत से भी ज्यादा उस पे फोर्स लगा दी है, तब वो अपनी स्टेट चेंज करेगी। किस तरह से कि अगर बॉडी का मास है जी 5 किलोग्राम, अगर आप इसके ऊपर कम फोर्स लगा रहे हो, लाइक 1 किलोग्राम की फोर्स लगा रहे हो, वो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। जिस तरह बहुत बारी कोई बॉक्सेस होते हैं, कोई फ्रिज को अगर आप हिलाना चाहो नहीं हिला सकोगे। क्यों? क्योंकि आप उस पर कम फोर्स लगा रहे हो और उसका अपना मास ज्यादा है, उसको ज्यादा फोर्स चाहिए। अब इस केस में क्या हुआ कि बॉडी ने आपकी फोर्स को अहमियत नहीं दी, तो ये बॉडी की अपनी सलाहियत थी। इसी तरह से ये जो बॉडी की सलाहियत होती है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रख सके, कि अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहे, रुकी हुई है तो रुकी रहे। इस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। तो बेसिकली हमारे पास ये जो इनर्शिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तमाम चीजें उसकी अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है कि अगर आप उसके मास से कम उस पे फोर्स लगाओगे तो वो अपने अंदर आने वाले चेंजेस को कुछ भी नहीं समझेगी और वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है और ये हमारा एक एमसीक्यूज भी है। और साथ ही साथ हमारा न्यूटन पहला जो लॉ है वो बहुत ही आसान है, और वो क्या है कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जब भी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। कि न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया था मोशन के बारे में, वो किस बेस पे था, उसमें क्या चीजें थी जिनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज कि अगर हम देखते हैं कि ये बॉडी मूव कर रही है, ऑब्वियसली जब इसने मूव करना स्टार्ट किया, अगर हम एक गाड़ी की ही एग्जांपल ले लेते हैं, सारा टाइम वो रेस्ट पे रही। जब आपने उसको कीज से चलाया, उसका इंजन स्टार्ट हुआ, उसने मूव करना शुरू किया। इट मींस कि आपने कोई ना कोई फोर्स लगाई है। आपने जब चाबी घुमाई, फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से इसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया। जब वो चली, उसने अपनी स्टेट चेंज की और उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इस सारी सिचुएशन में पहली चीज आ गई, फोर्स लगी। दूसरी चीज, टाइम भी आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है तो टाइम लगेगा, डिस्टेंस आ गया। अब जब ये दोनों चीजें आई तो ऑब्वियसली क्या आ गई, वेलोसिटी। डिस्टेंस ओवर टाइम,
ऑलवेज अ वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी है तो क्या पता कि यहाँ पे गाड़ी स्पीड से मूव कर रही थी, आगे जाके स्लो हो गई, फिर ज्यादा तेज हो गई। तो इस तरह से जब वेलोसिटीज का चेंज आया तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि वेलोसिटी ओवर टाइम इज एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनी, सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं फोर्स से। जब फोर्स लगेगी तब ये बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा। तो हमारा सेकंड लॉ क्या बताता है कि जब फोर्स अप्लाई की जाती है बॉडी पे तो उसमें एट द एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन सेम वही रहती है जो फोर्स की है। यानी कि अगर फोर्स हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में है कि गाड़ी को आगे लेके जाया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो डायरेक्शन का बताना बहुत जरूरी है। तो हमारे सेकंड लॉ ने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब सेकेंडली, अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें, हमारे पास जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने फोर्स कितनी अप्लाई की। जितनी आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे, गाड़ी उतनी रफ्तार से मूव करेगी, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास जो हमारी एक्सेलरेशन और फोर्स है उसका रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ दैट बॉडी। यानी कि अगर हमारे पास एक बॉडी बहुत भारी है तो जितना मास ज्यादा हो जाएगा, आप उसको धकेलने के लिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर आप कम फोर्स लगा रहे हो तो उसकी रफ्तार कम रहेगी। रफ्तार कम होने का मतलब हमारा एक्सेलरेशन का। तो अगर बॉडी बहुत मैसिव है तो वो कम स्लो से जाएगी, उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस वजह से एक्सेलरेशन का इनवर्स रिलेशन है मास के साथ, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन रही है, तो वो है जी F इक्वल्स टू ma, जिसमें एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आम रूटीन में इसकी इतनी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स मिलती हैं और ये मशहूर भी बहुत है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब है जो आप करोगे उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब आपने एक पर्सन पे अप्लाई की वो चीज, आपको वो जब रिटर्न होगी तो पर्सन अब आप हो चुके हो, पहले आपने अप्लाई की थी, अब आप पे अप्लाई हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। लेकिन जो आपने जितनी तंज तीर चला के दूसरे को बात सुनाई थी, अब वो उतने से ही सुनाया। मीन्स इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम करके देखते हैं। वी हैव अ बैलून। तो अगर हम इस बैलून को मारेंगे, ऑब्वियसली इसने क्या किया, वापस आ गया। सो रिएक्शन ये था, एक्शन मैंने किया एंड ये वापस आ गया, इट मींस ये रिएक्शन है। इसी तरह अगर आप एक बॉल को स्ट्राइक करते हो किसी भी जगह पे, दीवार पे, हमारे बोर्ड पे, तो वो क्या करेगा, जब टकराएगा, आपने टकराया है, आपने उस पर फोर्स लगाई है, इट मींस एक्शन किया। जब ये रिटर्न होके वापस आया, मींस के अब रिएक्शन हो चुका है। तो हमारे पास ऐसी ढेर एग्जांपल्स हैं और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा आइडिया भी होगा। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो या बुरा करते हो, इन रिटर्न आपको वैसे ही दिया जाता है। ये भी हमारे न्यूटन थर्ड लॉ की ही एग्जांपल है।